नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अल्ट्रा नॉलेज ऑफ लॉ में। तो हम तैयारी कर रहे हैं यूपी एपीओ की पुलिस एक्ट 1861। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और हमने धारा 34 तक इसको कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज है धारा 35 से आगे। तो धारा 35 क्या कहती है? धारा 35 कह रही है अधिकारिता। अधिकारिता मतलब यहाँ पे क्या है? पावर्स दी गई है, किसको क्या अधिकार है। तो क्या अधिकार है? इस अधिनियम के अधीन कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और अवधारण मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कांस्टेबल से ऊपर के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर कोई जांच बिठाई जाती है या कोई आरोप है जिसकी जांच करवाई जाएगी, तो वो केवल मजिस्ट्रेट की शक्तियां धारण करने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट की शक्तियां धारण करने वाला कौन होता है? मजिस्ट्रेट की शक्तियां धारण करने वाला या तो जिले का पुलिस अधीक्षक होता है, यानी एसपी होता है, या एएसपी या एसपी या डीएम, या ऊपर उससे ऊपर के अधिकारी होते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे कहा गया कि जो भी कांस्टेबल से ऊपर की जो जांच है वो जिले का एसपी वगैरह ही करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 36। धारा 36 कह रही है अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। अन्य विधि के अंतर्गत यहाँ पे यानी कि और कोई कानून जो है उसके अंतर्गत अभियोजित यानी प्रोसिक्यूशन करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ न लगाया जाए कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किए गए किसी अपराध के लिए किसी अन्य विनियम या अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को अभियुक्त किए जाने से या किसी अन्य विनियम या अधीन के अधीन इस अधिनियम द्वारा ऐसे अपराध के लिए उपबंधित से भिन्न या उच्चतर शास्ति दंड के लिए दायित्वहीन होने से किसी व्यक्ति को रोकने के लिए निवारित करती है, परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति उसी अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे यह कहा गया है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को अगर किसी प्रकार का दंड दिया जाता है तो वो पुलिस एक्ट के अंतर्गत ही दिया जाएगा, और ये नहीं है कि उसको दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक ही अपराध के, परंतु यह भी कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी इस चीज से भी इसको रोक लगाती है इस चीज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 37 मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शक्तियों और जुर्मानों की वसूली। देखते हैं क्या कह रहा है। बीएनएस और बीएनएसएस दोनों धाराओं सहित जुर्मानों से संबंधित उपबंध मजिस्ट्रेट के सामने दोष सिद्धि पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों को लागू होंगे, परंतु यह है कि प्रथम वर्णित संहिता की धारा 65 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को जिसको इस अधिनियम की धारा 34 के अधीन जुर्माने से दंडाधिष्ट किया गया हो, ऐसे जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर 8 दिन से अनधिक किसी कालावधि के लिए कारावासित किया जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एक मजिस्ट्रेट है वो मजिस्ट्रेट जो है कम से कम 1 हफ्ते की ही आपको क्या दंड दे सकता है कारावास का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 42 तो चूंकि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 4 धाराएं जो बीच में से हटा दी गई हैं, टोटल 6 धाराएं गायब हो रही हैं। तो 37 के बाद आता है 38, 39, 40 और 41। ये 4 धाराएं हटाई गई हैं। ठीक है, 38, 39, 40 और 41। ठीक है, और 2 धाराएं पहले की हैं, धारा 6 और 11। तो टोटल मिला के 6 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। तो अब आ रहे हैं हम सीधे धारा 42 पर। धारा 42 का कह रही है कार्रवाइयों के लिए परिसीमा। तो कार्रवाइयों के लिए परिसीमा का मतलब है सीमा, यानी कि यहाँ पे एक बाउंड्री से कहाँ तक ये चीजें लागू होंगी। तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध वे सभी कार्रवाइयां और अभियोजन जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए गए या जाने के लिए आश्रित या इतर दी गई साधारण पुलिस शक्तियों के अधीन की गई किसी बात के लिए विधिपूर्ण रूप से लाएगा, परिवादित कार्य किए किए जाने के पश्चात 3 मास के अंदर आरंभ किए जाएंगे, अन्यथा नहीं। और ऐसे वाद की और उसके कारण को लिखित में प्रतिवादी को उस जिले के जिसमें कार्य किया गया था जिला अधीक्षक सूचना सहायक जिला अधीक्षक को वाद के प्रारंभ से कम 1 मास पूर्व दी जाएगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई या प्रोसिक्यूशन होना है और इस एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन होना है, तो उसमें क्या होगा, जो मतलब जो कार्रवाई होनी है, मतलब कोई भी काम ऐसा हुआ है जो उसने कार्य किया है, उस कार्य के 3 माह के अंदर जो उसने गलती करी है जिसके लिए उसको मतलब अभियोजित किया गया है, तो उसके 3 माह के अंतर्गत ही आपको कंप्लेन करनी है। ठीक है, 3 माह के अंदर, 3 माह के पश्चात नहीं होगी। और कम से कम 1 महीने पहले आपको क्या करना है, उस जिले के एसपी या एसपी को लिखित में आपको क्या देना पड़ेगा, लिखित में आपको आवेदन देना पड़ेगा। ठीक है, लिखित में देना पड़ेगा आवेदन 1 महीने पहले और 3 महीने के अंदर। इसमें ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 43 क्या कह रही है, यह तरक्की कार्य वारंट के अधीन किया गया था। तो इसमें जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये समझाने की कोशिश की है कि पुलिस अधिकारी जो भी इस तरीके के कार्य करेंगे जिनमें वारंट की आवश्यकता है, तो ये उससे रिलेटेड है। हम सब जानते हैं कि कोई भी पुलिस द्वारा जो कार्य है वो गैर कानूनी तरीके से नहीं किया जा सकता। अगर वो इस तरीके से करता है और उसमें अगर वो पकड़ा जाता है तो उल्टा उसी के ऊपर केस हो जाएगा। तो इसीलिए पुलिस वाले भी डरते हुए भी क्या करते हैं, वो ज्यादातर यही कार्य करते हैं कि वो वारंट हाथ में पहले लेंगे, उसके बाद ही कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इससे उनको क्या है, उनको एक पावर मिल जाती है कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यहाँ पे वही बात समझाई गई है, जब किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई या अभियोजन अधिकारी की हैसियत में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए चलाया जाए या कोई कार्रवाई धारित की जाए,
तो उसके लिए यह तर्क करना विधिपूर्ण होगा उसने ऐसा कार्य किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किए गए किसी वारंट के प्राधिकार के अधीन उसके द्वारा किया गया था। जो मैंने आपको बात बताई वही बात हो गई। यानी कि अगर मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर आपको कोई कार्रवाई करनी है, आप उसको जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, आपने बोला कि अपनी मर्जी से कर रहा है, तो वो पुलिस वाला क्या है, इस धारा के अंतर्गत इस धारा में यही समझाने की कोशिश करिए कि वो पुलिस वाला ये तर्क देगा कि मैंने ये कार्य जो है वो वारंट के अधीन किया था, अपनी मर्जी से नहीं किया, मैंने ये वारंट के अधीन किया था, वारंट से किया था, मैंने पहले वारंट लिया था मजिस्ट्रेट से, उसके बाद जो है मैंने ये कार्रवाई की है। तो यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा पुलिस वाले का बचाव हो जाएगा। ठीक है, तो यही इस धारा में समझाने की कोशिश करी गई है। चलिए आगे देखते हैं। धारा 44 काफी इंपॉर्टेंट धारा है, याद रखिएगा। ये सिर्फ धारा के ही उससे सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपसे। पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे। तो काफी बार आपके यूपी एपीओ के एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, पूछा जा चुका है, सीधे सीधे सवाल पूछा गया है कि पुलिस अधिकारियों को डायरी रखने का अधिकार पुलिस एक्ट 1861 की किस धारा के अंतर्गत बताया गया है। तो धारा 44 के अंतर्गत बताया गया है। चलिए, पुलिस थाने के प्रत्येक भार साधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रारूप में जो समय समय पर राज्य सरकार विहित करे एक सामान्य डायरी रखेंगे। तो पुलिस अधिकारी क्या रखेंगे, एक सामान्य नॉर्मल डायरी रखेंगे। और उसमें क्या लिखा जाएगा, और किए गए सभी परिवादों आरोपों को, गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के नामों, परिवादियों के नामों को, उनके विरुद्ध अधिरोपित अपराधों को, उन आयुधों या संपत्ति को जो उनके कब्जे से अन्यथा दी गई हो, और उन साक्ष्यों के नामों को जिनकी परीक्षा की गई है उसमें अभिलिखित करें। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या क्या लिखना पड़ेगा उनको, उन डायरी में क्या क्या चीजें लिखनी जरूरी है। उसमें जो परिवाद, परिवाद यानी कि जो भी केस है, परिवाद यानी कि जो केस होते हैं उनको परिवाद बोला जाता है। ठीक है, जो परिवाद है या आरोप है, और गिरफ्तार, अगर कोई गिरफ्तार व्यक्ति किए गए हैं तो उनके नाम और परिवादियों के नाम भी होंगे। उनके विरुद्ध अगर कोई अपराध आरोपित है तो वो भी लिखा जाएगा। और आयुध, आयुध का मतलब अस्त्र वगैरह जो होते हैं किसी भी तरीके के वो, या संपत्ति जो उनके कब्जे में दी गई हो, किसी प्रकार की कोई संपत्ति है, मतलब गाड़ी है, पैसा है, सोना चांदी, कोई भी चीज है जो उनके कब्जे में दी गई हो पुलिस वालों के, वो लिखी जाएगी। और यहाँ तक कि साक्ष्यों के जो विटनेस हैं उनके नाम भी लिखे जाएंगे जिनकी परीक्षा की गई है। ठीक है, जिन विटनेसेस की परीक्षा की गई है उनके नाम भी लिखे जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी डायरी को मंगवाने और उनका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पे डीएम को ये पावर दी गई है कि अगर उसे ऐसा लगेगा, जिले के मजिस्ट्रेट को ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे डायरी चाहिए और मैं उसे देखूंगा। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं कि कभी कभी एक पुलिस वाले की डायरी से ही बहुत से केस सॉल्व हो गए, क्योंकि अगर उसने सही तरीके से उसको मेंटेन कर रखा है डायरी को, तो उससे काफी केस सॉल्व हो गए सीधे सीधे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा, याद रखिएगा। पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे, धारा 44। आगे बढ़ते हैं धारा 45 में। धारा 45 कहती है राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेंगी। राज्य सरकार यह निर्देश दे सकेंगी कि महानिरीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी ऐसी विवरणियां भेजें जो राज्य सरकार को उचित प्रतीत हों, और राज्य सरकार वह प्रारूप विहित कर सकेगी जैसी जिसमें ऐसी विवरणियां बनाई जाएंगी। विवरणियों का मतलब होता है कि इस तरीके के लेटर्स। ठीक है, तो राज्य सरकार ऐसे निर्देश दे सकती है आईजी को और अन्य पुलिस अधिकारी, यानी जिला पुलिस अधीक्षक से ही है, अन्य पुलिस अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, एसएसपी वगैरह ये सब होते हैं। तो उनको ये निर्देश दे सकती है कि ऐसी विवरणियां भेजिए जो राज्य सरकार को उचित लगती हो। ठीक है, और फिर क्या करेगी वो, उन पे क्या करेगी, वो उन पे सोच विचार करेगी, उनका जानकारी हासिल करेगी, सोच विचार करेगी कि हाँ ये इसमें ये हमें जो सुधार करना चाहिए, ऐसे ऐसे जो हमें नए नए कानून बनाने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 46, धारा 46 है अधिनियम की परिधि। तो अधिनियम की परिधि कहाँ तक रहेगी, इस पुलिस एक्ट की परिधि, परिधि का मतलब है कहाँ तक लागू होगी। तो भैया जहां तक राज्य सरकार चाहेगी वहीं तक लागू होगी। ठीक है ना, जहां तक राज्य सरकार चाहेगी ये कानून वहां तक लागू होगा। ऐसा तो है नहीं अपनी मर्जी से लागू हो जाएगा। तो इसमें वही कहा गया, यह अधिनियम अपने ही प्रवर्तन से किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान में प्रभावशील नहीं होगा, अपनी मर्जी से नहीं होगा। किंतु किंतु राज्य सरकार गजट में प्रकाशित किए जाने वाले आदेश द्वारा इस संपूर्ण अधिनियम या उसके किसी भाग का विस्तार किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान पर कर सकेगी, और ये संपूर्ण अधिनियम या इसका उतना भाग जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट हो तदंतर ऐसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान में प्रभावशील होगा। वही जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार चाहेगी जहां, वहां पे उस क्षेत्र में इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें मजिस्ट्रेट जो है उनकी भी इसमें उतना ही रोल रहेगा जितना कि राज्य सरकार का और पुलिस अधिकारियों का। चलिए अगली धारा है धारा 47, ये पुलिस एक्ट की आखिरी धारा है, तो इसको समझ लेते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार। तो ये जो जिले का पुलिस अधीक्षक होता है यानी एसपी जो होता है, उसका ग्राम पुलिस पर क्या अधिकार है, क्या अथॉरिटी होती है। तो ये कह रही है राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी राज्य सरकार के अधीन राज्य क्षेत्र के किसी भाग में इस अधिनियम को प्रभावशील करने में यह घोषित करे कि ऐसा कोई प्राधिकार जो जिले का मजिस्ट्रेट पुलिस के प्रयोजनों के लिए किसी ग्राम चौकीदार के ऊपर या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी पर प्रयोग करता है या कर सकता है, उसे जिला पुलिस अधीक्षक जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर यह समझाने की कोशिश करी गई है, अगर कोई अथॉरिटी जिले का मजिस्ट्रेट पुलिस के प्रयोजनों के लिए, पुलिस के प्रयोजनों के लिए मतलब
यानी कि कोई ऐसा कार्य है जो पुलिस को जरूरी है, पुलिस को उसकी जरूरत है, उस काम को करवाने की जरूरत पड़ रही है, तो उसमें उनको ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस अधिकारी है, उनकी जरूरत पड़ रही है, तो उनके ऊपर वो प्रयोग करना चाह रहा है, यूज करना चाह रहा है, प्रयोग करना चाह रहा है, तो या कर सकता है या करना चाह रहा है, मतलब जरूरत पड़ती रहती है, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी गई है कि उन्हें ग्राम चौकीदार की और ग्राम पुलिस अधिकारियों की जरूरत पड़ती ही है, सीधी सी बात है। तो वो किसके नियंत्रण में रहेंगे? वो जिला पुलिस अधीक्षक या जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में, उसके अधीन ही काम करेंगे, ठीक है, उसी के द्वारा वही प्रयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये धारा 47 में समझाया गया है। तो यहाँ पे हमारी पुलिस एक्ट 1861 की सभी धाराएं पूर्ण होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और आपको लोगों को काफ़ी आनंद आया होगा धाराओं को अच्छे से समझने में। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी हम बहुत जल्द पुलिस रेगुलेशन का भी आपको क्लासेस लेकर आने वाले हैं और उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक अपनी तैयारी करती रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।